अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर कलीग्स। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। एक बड़ी ट्रेजिडी हुई। मेरे बच्चा बेचारा वेंटिलेटर पे था, फौत हो गया। तो उसकी वजह से हमारी वीडियो में कुछ खलल आ गया था। कुछ दिन आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। अब इंशाल्लाह आपका इंतज़ार हम ख़त्म करते हैं। अभी कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। मैंने तो कई दफ़ा आपको कहा है कि वीडियो आसानी से नहीं बनाया जाता। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दूँ। मेरा पहला काम यही है कि मैं अपने चैनल के अंदर किसी भी टॉपिक में अगर मेरी नॉलेज कुछ भी कमज़ोर मुझे नज़र आई तो मैं उस टॉपिक के लिए स्पेशलिस्ट का बंदोबस्त ज़रूर करूँगा। जैसे आप लोगों ने मेरे चैनल में देखा होगा, फर्स्ट ईयर की 2-3 लेक्चर्स बल्कि 4 लेक्चर्स सर वहाब साहब ने दिए, जो मेरे एकेडमी का स्ट्रॉन्ग मेंबर है। और उसने काफ़ी अच्छी कोशिश की और बहुत ही अच्छी अंदाज में वो टॉपिक समझाया, क्योंकि उस टॉपिक का ताल्लुक केमिस्ट्री से कम, फिज़िक्स से ज़्यादा है। इस वजह से मैंने उसको चांस दिया। ठीक, अलबत्ता अब मैं कोशिश करूँगा कि वो और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो मैं करवाऊँ। जहाँ जहाँ पे कोई मुझे ऐसा टॉपिक लगा जिसमें नॉलेज की कमी होगी, उसमें मैं कोशिश करूँगा अपने से खूब तर टीचर लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिले। देखिए हमारे पास आज टॉपिक क्या है, बड़ा आसान टॉपिक है। ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, हम वहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगर पीरियड नंबर 3, देखिए पीरियड की बात जब भी होगी वो लेफ़्ट टू राइट की बात होगी, लेफ़्ट टू राइट की बात होगी। मतलब लेफ़्ट टू राइट जब कभी हम मूव करेंगे पीरियड के अंदर तो क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो सबसे पहली बात हमने वक्त बचाने के लिए कुछ मटेरियल आपको ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे और हम काम ज़्यादा निकालें। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट है क्या, आपको ये पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट है क्या। वैसे इसके टॉपिक्स हमारे पास ट्रेन में आ रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा डिटेल से करवाएंगे। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको हल्का टच दूंगा कि होता क्या है। देखिए सबसे पहले नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट इस बात में कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम मेल्टिंग पॉइंट को आखिरकार डिफाइन कैसे करते हैं, या हम मेल्टिंग पॉइंट को अगर डिफिनेशन सीखते हैं तो हम उसे पीरियड के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। ये सारा तरीका मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए हमने सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को समझना है, फिर बॉइलिंग पॉइंट को समझना है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट को बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम देखिए, अक्सर जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, स्टूडेंट कहता है कि जो भी सॉलिड पिघलता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, हम मेल्टिंग पॉइंट स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड की नहीं। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, शार्प फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है। जब एक चीज़, एक सॉलिड क्रिस्टलाइन हो, उसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो। शार्प का मतलब क्या है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक सॉलिड है, मैं इसको पिघलाना चाहता हूँ, जब तक ये मुकम्मल पिघलेगा नहीं उस वक्त तक मैं टेम्परेचर नोट करूँगा। गलत। हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अक्सर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। ये एमॉर्फस है। मिसाल ये मार्कर है, ये मार्कर है। अगर ये मार्कर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा, ज़रूरी नहीं है 10 पे पिघले, ये हो सकता है 5 पे पिघले। क्यों? क्योंकि ये एमॉर्फस है, इसकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। हम जब कभी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एकदम आना चाहिए कि हम किस चीज़ की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। किस चीज़ की? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है, एमॉर्फस का नहीं काउंट किया जाता। लिहाजा हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो लिख रहे हैं, पहले हम इसकी तारीफ सीखेंगे कि इसकी तारीफ हम किस तरह करते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं दी टेम्परेचर, क्या कह सकते हैं, दी टेम्परेचर, ठीक, द टेम्परेचर एट विच the solid just start to convert into liquid state is called melting point। ठीक, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के तहत हम जैसे ही सॉलिड को जस्ट पिघलना स्टार्ट कर दे उस वक्त वो टेम्परेचर हमें लेना है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, जैसे फर्ज करें ये तो है एमॉर्फस सॉलिड, सपोज मैं कहता हूं ये क्रिस्टलाइन है, सपोज। ठीक,
तो जब मैं इसको पिघलाने की कोशिश करूंगा, जैसे ही इसका एक सिरा भी पिघलना स्टार्ट करेगा, मैं उस वक्त नोट करूंगा, वो होगा मेल्टिंग पॉइंट। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि सारा का सारा सॉलिड पिघले तब मैं नोट करूंगा। क्यों? अब देखिए, फर्ज करें ये सॉलिड मेरे पास, फर्ज करते हैं, फर्ज, ये तो हमारे पास है, बहरहाल फर्ज करते हैं, फर्ज करते हैं मेरे पास ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेशक सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला हमारे पास हो या करोड़ों के फार्मूले हमारे पास हो, अगर एक फार्मूले का टेम्परेचर आपने 801 बढ़ाया तो एक नहीं करोड़ों के यूनिट यकमुश्त आपके पास किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। ठीक, तो हम जब कभी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म करने की कोशिश करें, जैसे ही उसका एक भी हल्का सा सिरा हमें पिघलता हुआ नजर आए, उस वक्त हमने उस टेम्परेचर को नोट करना है, वो कहलाया जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ये तो मेल्टिंग पॉइंट का किस्सा था। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं आगे, फर्स्ट ईयर में हम उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं दी टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी डिनोट करते हैं। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी डिनोट करते हैं। इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहा जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास वेपर प्रेशर, क्या चीज? वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। किसके? एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक, अब वेपर प्रेशर को हम शॉर्टकट V.P से डिनोट करेंगे और एक्सटर्नल प्रेशर को हम शॉर्टकट E.P से डिनोट करेंगे। ठीक, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह का लिक्विड है। कोई लिक्विड बहुत ही जल्द बॉयल हो जाता है, कोई लिक्विड बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं, कुछ लिक्विड को हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डिपेंड करती है। ठीक, इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन से दो फैक्टर पे? मैं यहां पे आपको कुछ बताऊंगा। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स upon the following two factors। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक, कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसे हम प्यार से केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक, जिसे हम प्यार से केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है? ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 4 टाइप्स की है। ठीक, 4 टाइप्स की। ये पहला, ये दूसरा, इसे मैं कर देता 1, ये 2, ये 3, ये आ जाएंगे 4 एंड सो ऑन। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो कशिश की कुव्वत है जो दो एटमों के बीच मॉलिक्यूल के अंदर हो। ठीक, दो एटमों के बीच मॉलिक्यूल, जैसे मिसाल के तौर पे मेटालिक बॉन्ड भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ठीक, आयोनिक बॉन्ड, क्या चीज है? आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी? कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। बस ये एक्चुअली है ये 4, सॉरी ये 3। ठीक,
और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझा दूंगा। ये सारी फर्दर टाइप्स है कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटमों के बीच मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, इन फैक्टर्स पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगी, ठीक। इसी तरह दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर वगैरह में 3 फोर्सेस के नाम से, ठीक। कौन कौन सी 3 फोर्सेस के नाम से? डाइपोल, ठीक, डाइपोल फोर्सेस के नाम से पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से पढ़ चुके हो, ठीक। और इसी तरह लंदन फोर्सेस के नाम से पढ़ चुके हो, ठीक। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर मैं किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर जब कभी मैं डिस्कशन में लाऊंगा तो मेरे जहन में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होनी चाहिए। अगर ये फोर्सेस उस एटम के स्ट्रॉन्ग थे तो कॉमन सेंस की बात है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आते हैं इस तरफ, मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ चुका है। अब मैंने लिखा है पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स कौन से थे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये 4 एलिमेंट्स थे, ठीक। अब देखें ग्राफ में ये मेजर्ड वैल्यू है, इसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये सारी जो वैल्यू दी हुई है ये किस में ली गई है? डिग्री सेंटीग्रेड में। किस में ली गई है? आप इसे केल्विन में चेंज कर सकते हो, फारेनहाइट में भी चेंज करो, सो एंड सो ऑन, ठीक। अब आप देखिए जरा, सोडियम की 98 है मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम की कितनी है? 650, एल्यूमिनियम की कितनी है? 660। तो मेरे ख्याल में लेफ्ट टू राइट ये तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक। जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है सिलिकॉन तक, देन डिक्रीजेस। मतलब हमारे पास हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा सोडियम से कहां तक? सिलिकॉन तक, देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता डिक्रीज होगा, ठीक। यही पॉइंट हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आपके पास मिलता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड, ठीक। और सिलिकॉन में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। सिलिकॉन में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सल्फर में भी, फास्फोरस में भी, सल्फर में भी, क्लोरीन में भी, और आर्गन। हाँ, आर्गन तो स्टेबल एलिमेंट था, ठीक। लेकिन आपको मैं पहले स्टार्ट में भी बता चुका हूं कि नोबल गैसेस में हीलियम कभी बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक। हीलियम, नियोन भी नहीं बनाता। नियोन के बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान के कुछ न कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं, वही ऑक्टेट को वो आर्जी तौर पे पूरा करते हैं। उनके शेल में काफ़ी कैपेसिटी होती है और इलेक्ट्रॉन की आने की, तो लिहाजा वो उसके कंपाउंड कुछ बनते हैं हमारे पास, ठीक। यही पॉइंट मैं यहाँ पे नीचे लिख चुका हूँ, देखिए ज़रा इसको, आप इसको नोट करें, ये कौन सा पॉइंट है? देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है किस पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे या बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। उन आखिरी शेल ने किस तरह का बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब किस तरह का बॉन्ड बनाया हुआ है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या है, इंटर क्या है, ठीक। अगर स्ट्रांग होगी तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक। ये पॉइंट आपके जहन में रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, बॉन्ड की शिद्दत पे, कि किस तरह का बॉन्ड वो बना रहा है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वो कितना स्ट्रांग हो, कितना वीक बॉन्ड बना रहा है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक। नंबर, अब ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं कि लेफ्ट टू राइट अभी हमने कहा कि सोडियम से सिलिकॉन तक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है, देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो वही ट्रेंड है हमारे पास। नंबर फर्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सिलिकॉन, नजर आ रहा है, सिलिकॉन तक, एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, द सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैज ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। कौन सा मेटालिक बॉन्ड? कौन सा मेटालिक बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ठीक। वह सिलिकॉन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन के पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। इसी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फिर नंबर 3 में आते हैं द अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स कौन से? पीरियड नंबर 3 के फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन।
ठीक, ये अक्सर मॉलिक्यूल बना देते हैं आर नॉन मेटल, ये आपके पास नॉन मेटल कंसिडर किए जाते हैं, एंड हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे फॉर्म ए सिंपल मॉलिक्यूल, ये सादा मॉलिक्यूल बनाते हैं, विच हैव ए लंडन फोर्सेस, उनके बीच क्या होती है, लंडन फोर्सेस। हाँ, यहाँ पे जब वो स्टूडेंट मटेरियल देखता है बुक के अंदर तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि टेबल में मुझे कुछ और चीज़ लिखवाई जा रही है, इधर मटेरियल कुछ और दिया जा रहा है। देखिए इस मटेरियल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए ये मटेरियल, ये आपके सामने ये सारा मटेरियल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और इस मटेरियल को समझते हैं कि इस मटेरियल और वो जो मेजर्ड वैल्यू में मटेरियल है, इन दोनों में फर्क क्यों है। ठीक, इस फर्क को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, नंबर 4 टेंट में। ठीक, द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। अच्छा, बुक में छोटा सा मिस्टेक है, सल्फर के साथ उसको मॉलिक्यूल लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, टेक्स्ट बुक में मॉलिक्यूल नहीं है जस्ट। ठीक, तो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर ऊपर डेटा कुछ और है, नीचे हमें डेटा कुछ और दिया जा रहा है, मटेरियल कुछ और दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब। अक्सर स्टूडेंट आपसे क्लास में ये चीज़ पूछते हैं, तो यहाँ पे आप पूछ दो कि वहाँ पे बुक में आपने सल्फर के बाद मॉलिक्यूल का इजाफा करना है। ठीक, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल आर हायर देन दोज ऑफ द अदर मेंबर ऑफ फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। मतलब फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन के जो मॉलिक्यूल है उनके मुकाबले में सल्फर का जो मॉलिक्यूल है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। यहां पे क्या है, देखिए टेबल में क्या है, ये फास्फोरस हुआ, ये सल्फर हुआ, ये क्लोरीन हुआ, ये आर्गन हुआ। ठीक, मतलब सल्फर का तो देखिए फास्फोरस के बाद सल्फर का आ रहा है, मतलब कम है, लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि जब ये मॉलिक्यूल बनते हैं तो इसका राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके मुकाबले में, फास्फोरस के मुकाबले में, क्लोरीन के मुकाबले में, आर्गन के मुकाबले में। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं हम। ठीक, इस पूरे टॉपिक में ट्विस्टेड ये जगह है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आती। ये यहां पे कह रहा है आपसे, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल आर हायर देन द अदर 3 मेंबर्स, फास्फोरस, सल्फर एंड आर्गन। फास्फोरस, सल्फर और आर्गन के मॉलिक्यूल के मुकाबले में सल्फर के मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, बड़े आसानी से कर सकते हो। कैसे, नंबर 5, 5वें पे आती, इसी पॉइंट को हम वाजे करेंगे। ठीक, द स्ट्रेंथ, शिद्दत ऑफ लंडन फोर्सेस डिपेंड अपॉन, जो लंडन फोर्सेस देखें, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का साइज जब बढ़ता है तो लंडन फोर्सेस बढ़ते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि लंडन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैं यहां पे लिख रहा हूं, लंडन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मॉलिक्यूल के, किसके, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। लंडन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो उसमें लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होगी, जब उसमें लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो वो बड़े ज्यादा टेम्परेचर पे वो पिघलेगा और ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा। ठीक, मतलब मॉलिक्यूल का साइज अगर बढ़ेगा लंडन फोर्सेस बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। इसी पॉइंट को वो इधर थोड़ा सा अजीब सेंस में आपको लिखवा के दे रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्च टेबल में कुछ और है, इधर मटेरियल कुछ और है, तो उस मटेरियल को समझते हैं कैसे। द लार्जर इज द मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्गर इज द लंडन फोर्सेस। अब देखते हैं, देखें हमने यहाँ पे क्या कहा, देखें मैं यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लिख के देता हूँ। जो टेबल था, टेबल में हमें ये बताया जा रहा था कि फास्फोरस की ज़्यादा है, इसको ऐसे कर देते, अलग मार्कर से लिख लेते हैं, किसी स्टूडेंट को शायद किसी स्टूडेंट की नज़रें कमज़ोर हो तो वो भी समझ जाएगा। ठीक, देखिए टेबल में हमें बताया जा रहा है कि फास्फोरस की ज़्यादा है किसके मुकाबले में, सल्फर की ज़्यादा है किसके मुकाबले में, क्लोरीन की ज़्यादा है किसके मुकाबले में, आर्गन के। मतलब ट्रेंड यूं आ रहा है टेबल में जो वैल्यू दी हुई है, फास्फोरस की ज़्यादा है सल्फर से, सल्फर की ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा है आर्गन से। लेकिन यहाँ पे मटेरियल में वो आपको ये पॉइंट लिख के दे रहा है, वो ये कह रहे नहीं, फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा नहीं है, सल्फर की ज़्यादा है फास्फोरस से। किससे, सल्फर की ज़्यादा है फास्फोरस से, फास्फोरस की ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा है आर्गन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपने देखा होगा सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 से लिखा जाता है। मतलब सल्फर की एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम होते हैं।
फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं P4, और क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, और आर्गान का एक मॉलिक्यूल सिंपल एक एटम का मालिक है। तो कॉमन सेंस की बात है। देखिए यहाँ पे जो ऊपर हम टेबल का हवाला दे रहे हैं, ऊपर टेबल का हवाला दे रहे हैं, फास्फोरस की ज़्यादा है सल्फर से, सल्फर की ज़्यादा है क्लोरीन से की ज़्यादा है आर्गान से, ये बिल्कुल टेबल की हद तक सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेबल में एक एक एटम को टारगेट किया गया है। यहाँ पे तो हम एटम की बात नहीं कर रहे, हमने उसको मॉलिक्यूल में शिफ्ट कर दिया, मॉलिक्यूल में, जो कि स्टेबल एंटिटी है। सल्फर का स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं S8, जिसे हम रंबिक सल्फर कहते हैं। फास्फोरस का स्टेबल मॉलिक्यूल होते P4, जिसे हम रेड फास्फोरस कहते हैं। क्लोरीन Cl2 और आर्गान सिंपल। तो देखिए ज़रा, अगर एक एटम का मतलब सल्फर का फास्फोरस अगर एक एटम हो, सल्फर अगर एक एटम हो, तो फास्फोरस का ज़्यादा है सल्फर से। लेकिन सल्फर अगर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए तो उसके पास एटम ज़्यादा हो जाएंगे। जब एटम ज़्यादा हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसी सीक्वेंस पे बढ़ जाएगी, उसी सीक्वेंस पे बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो सल्फर के अंदर एटम ज़्यादा है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फास्फोरस की ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा है किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन की ज़्यादा है किससे? आर्गान से। तो ये जो ट्रेंड नीचे दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई किया गया है, ऊपर जो ट्रेंड दिया हुआ है वो एटम के ऊपर अप्लाई किया गया है। ये चीज़ स्टूडेंट के जहन में नहीं बैठती, ठीक। ये जो ऊपर ट्रेंड दिया है ये एटम्स के ऊपर इंपोज किया गया है, एटम्स के ऊपर, और ये जो नीचे ट्रेंड दिया है ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंपोज किया जाता है। और मॉलिक्यूल आपको पता होता है कि मॉलिक्यूल में लंडन फोर्सेस होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। तो जिसका मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतनी लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होगी। जब लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो उतना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट का मौका देगा। और मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक में मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ चुका हूँ, और ये टॉपिक आपका इंशाल्लाह ज़िंदगी भर आपसे नहीं भूलेगा। इस टॉपिक के ट्रेंड्स भी नहीं भूलेंगे, इस टॉपिक का ऊपर टेबल भी नहीं भूलेगा, और इस टॉपिक का जो ताल्लुक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में अभी आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी हर लेक्चर में। तो मेरे चैनल का नाम क्या है? कोयटा साइंस एकेडमी। सर्च ऑप्शन पे कोयटा साइंस एकेडमी लिखे मेरा चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ऑल बेल आइकन दबाएं। और हर दूसरे तीसरे दिन के बाद शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक, कभी 7 बजे वीडियो रिलीज़ होगी, कभी 7:30 बजे होगी, कभी 8 बजे रिलीज़ होगी, नई वीडियो आते जाएगी और आप इसका मज़ा लेते जाएँ। तो बहुत ही जल्द मैं नए लेक्चर के साथ हाजिर हो रहा हूँ। तब तक खुश रहे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।